हाय एवरीवन, मेरा नाम है मनीष मेहता और मैं 2022 में पास आउट किया हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद से। अभी मैं करेंटली एल&टी कंस्ट्रक्शन में एज अ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी हूँ और मैं इस वीडियो में अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो एल&टी में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, कैसे हायर किया जाता है, और कुछ लोग अगर ऐसे भी देख रहे हैं जो डिप्लोमा नहीं कर रहे हैं बल्कि बीटेक या एमटेक कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा क्योंकि रिक्वायरमेंट प्रोसेस सेम होता है। तो एल&टी का नाम तो आप लोग बहुत लोग सुने ही होंगे पहले से ही कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, साथ ही साथ ये इंजीनियरिंग कंपनी भी है और इंडिया के अंदर इस एल&टी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं। उसका नाम आप पहले से भी बहुत लोग जानते होंगे। ये सब मतलब अगर प्रोजेक्ट्स का भी हम लोग बात करने जाएं तो उसके लिए एक अलग वीडियो ही बनाना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो में हम लोग बस उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्टेड हो एल&टी के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट मतलब किसी और वीडियो में इसमें कवर कर दूंगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है एल&टी ज्वाइन करने के लिए और जानना चाहते हैं कि इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है एल&टी का, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए रखा गया है। तो सबसे पहले तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 60% जो मार्क्स है ये आपका मतलब सारे सेमेस्टर मिला के होना चाहिए, सब मतलब एग्रीगेट जो आना चाहिए आपका 60% होना चाहिए। और इसमें लगभग सारे ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं, मतलब जितना सारा ब्रांच आप लोग सुने, कुछ ब्रांच तो हमको यहीं आके पता चला कि ये भी ब्रांच होता है। मतलब मेरे कॉलेज में नहीं था और मेरे स्टेट में भी नहीं था, ऐसा ब्रांच भी है जो कि एल&टी रिक्रूट करते हैं। इसमें सारे ब्रांच एलिजिबल होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए डिप्लोमा के टाइम। जो 6 का 6 सेमेस्टर होता है किसी में भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। उसके बाद जनरली जो एल&टी रिक्रूटमेंट निकालती है वो करंट सेशन के लिए निकालती है। जो 2022 में निकली थी उस टाइम भी 2022 वाले ही एलिजिबल थे, जो मीन्स मतलब 2022 में जो पास आउट होने वाले थे वही लोग एलिजिबल थे। अब 2023 में भी जो निकला था रिक्रूटमेंट उसमें भी जो डिप्लोमा स्टूडेंट 2023 में पास आउट होने वाले थे वही लोग एलिजिबल थे। तो एल&टी में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए जो करंट ईयर में पास आउट होने वाले हैं वही लोग एलिजिबल रहते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब 2024 में निकलेगा जो 2024 में पास आउट होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर तो अभी आया नहीं है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है, अगर मतलब सिर्फ 2024 वाले एलिजिबल होते हैं या फिर बाकी लोग भी होते हैं। लेकिन अभी तक जो हुआ है वो मैं आपको बता दिया। उसके बाद इसमें एज लिमिट रहता है। 2023 में जो था वो 1 जुलाई तक आपका 23 साल होना चाहिए, मतलब 23 मतलब मैक्सिमम एज लिमिट था और मिनिमम 18+ होना चाहिए। तो अगर आपका 23 साल से ज़्यादा हो रहा है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही होगा। लेकिन मतलब 2023 में जो था उसके अकॉर्डिंग मैं ये सारा बता दिया हूँ। अब 2024 में थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, लेकिन वो जो अभी बता के रखा है वही आपको मान के चलना है। बाद में कुछ भी हो सकता, मतलब बाद में होगा या नहीं होगा उसको आपको लेके नहीं चलना है। तो अभी जितना बता के रखा हुआ वही आपको मानना है। तो जो 60% है कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आपका 2000 करंट ईयर पास आउट होना चाहिए। तो 2024 में जो निकलेगा 2024 में पास आउट होना चाहिए और 23 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर जब फॉर्म आएगा, मतलब फॉर्म आता कैसे और इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। तो हायरिंग इसमें 2 तरीके से होता है। एक तो कैंपस विजिट होता है, तो वो आपको अपने कॉलेज से पता चल जाएगा, वहाँ से आप अपना ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जो भी रहेंगे सर, मतलब जो भी कॉलेज के प्रोफेसर रहेंगे वो आपको बता देंगे कि एल&टी कंपनी आई है, जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर, तो जो एलिजिबल है वो अप्लाई करेंगे। दूसरा जो तरीका है वो है ओपन कैंपस। ओपन कैंपस में कोई भी कॉलेज के अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एल&टी का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको अपडेट भी मिल जाएगा अगर आया हुआ है तो रिक्रूटमेंट। और इसमें अगर आपको फॉर्म फिलअप इधर उधर से कहीं आता है तो उसमें फॉर्म मतलब एल&टी का जनरली 3-4 वेबसाइट्स है, वहीं से आपको ये अपडेट मिल सकता है। एक जो larsen2bro.com है, एक l&tecc.com है, एक और है l&teedutech.com। ये तीनों वेबसाइट के अलावा अगर कहीं भी आप अपना डेटा फिल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। इसलिए मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है एल&टी का वहीं आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। और या फिर जो कुछ रिक्रूटमेंट लिंक्डइन पे भी अपडेट होता है, तो एल&टी का जो ऑफिशियल लिंक्डइन पेज है वहीं से आपको वो अपडेट मतलब लेना है। और इधर उधर से अगर मिलता है तो उनसे मांगना कि जो ऑफिशियल कोई आपको फ्रेंड ये सब भेजता है तो उससे सोर्स भी मांग लेना कि ये मतलब जो फॉर्म है वो किधर से आया है, तो उससे आपको पता चल जाएगा मतलब ये ऑफिशियल है या नहीं। जैसे ही आप अप्लाई करोगे या तो कॉलेज के थ्रू या फिर ओपन कैंपस आता है, तो अब ये कैसे पता चले, कॉलेज का तो पता चल जाएगा, ओपन कैंपस का आपको ग्रुप से पता चल जाएगा या फिर मतलब और कोई भी ग्रुप ज्वाइन करके रखोगे जो एल&टी का वेबसाइट है वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा ओपन कैंपस जो हायरिंग हो रहा है DET के लिए। अब इसमें अप्लाई करने के बाद जितने भी लोग हैं सबका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको फिर हो सकता है शॉर्टलिस्ट मत करके हटा दिया जाए। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद जो लोग एलिजिबल हैं उनको पूरा प्रोफाइल कंप्लीट करने का ऑप्शन आता है, जिसमें और सारा डिटेल्स भरना रहता है आपको। तो जब ये आएगा उस टाइम में आपको एक और वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। अगर पहले का कुछ वीडियो बना हुआ भी है वो भी जाके चेक कर सकते
सकते हो, जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि प्रोफाइल जो है वो कैसे कंप्लीट करना है। और प्रोफाइल कंप्लीट करने के टाइम फिर आपको रिज्यूमे भी अपलोड करना है, और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर बोलता है तो उस टाइम वो भी अपलोड करना है, जो कि मतलब जितना भी आपका एग्जाम हो चुका है वहाँ तक का जितना भी आपको मार्कशीट मिला हुआ है हो सकता है वो भी अपलोड करना पड़े। उसके बाद जितने भी लोग एलिजिबल होते हैं उनको असेसमेंट का लिंक चले जाता है। एल&टी का जो असेसमेंट है वो आपको लैपटॉप में देना पड़ेगा, मोबाइल में नहीं दे सकते हो। और अगर आप कंप्यूटर पे दे रहे हो तो आपके पास एक वेबकैम होना चाहिए और माइक होना चाहिए। माइक मतलब ईयरफोन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर में जो है माइक और ईयरफोन का स्लॉट अलग होता है। आपका ऑडियो मतलब इनपुट जाना चाहिए और वेबकैम होना चाहिए वीडियो के लिए, क्योंकि असेसमेंट के टाइम वो ऑडियो और वीडियो ऑन रहता है। कभी भी अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो डिटेक्ट कर लेगा और आपको बहुत सारा वार्निंग भी मिलेगा। तो कुछ भी अगर बात करोगे किसी से या फिर बाहर से भी कोई आवाज आता है तो उसके लिए आपको वार्निंग मिलेगा। इसलिए टेस्ट के टाइम ट्राई करना है कि आप थोड़ा शांत जगह पे रहो और आसपास ज्यादा हल्ला ना हो। मतलब घर पे भी अगर दे रहे हो तो टेस्ट के टाइम सबको बता देना है कि अभी टेस्ट चल रहा है, तो अभी कोई मतलब शोर शराबा ना हो, क्योंकि टेस्ट के टाइम फिर अगर आपका डिटेक्ट कर लेता है नॉइज या फिर कैमरे पे भी अगर डिटेक्ट कर लेता है किसी और पर्सन को, तो फिर आपको उस टाइम हो सकता है टेस्ट से निकाल दिया जाए। और टेस्ट से पहले आपको एक अपना आइडेंटिटी कार्ड भी रखना पड़ेगा, या तो पास पैन कार्ड रख सकते हो या वोटर आईडी कार्ड। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले एक बार अपना फोटो लेना रहता है, फिर नेक्स्ट में जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका फोटो लेना रहता है। उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद टेस्ट स्टार्ट होता है। अब टेस्ट स्टार्ट होने के बाद उसमें आपका क्वेश्चन आता है डोमेन से, जो कि आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे भी पहले आपका एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा और वर्बल एबिलिटी से आएगा। ये सब कैसे प्रिपरेशन करना है प्लेसमेंट के लिए, इसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। उसमें मैंने उस वीडियो में सारा रिसोर्स भी शेयर किया है कि कहाँ से आपको किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको एप्टीट्यूड के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। टेस्ट जैसे ही खत्म होता है उसका फिर कुछ एक दो शायद 2-3 वीक बाद आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं उनको फिर इंटरव्यू का ईमेल आता है, और जो लोग टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करते हैं उन लोग को ईमेल आता है कि वो लोग टेस्ट क्वालिफाई नहीं किए हैं। जो असेसमेंट क्लियर करने का ईमेल आ चुका है वो लोग का फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाता है। वो लोग असेसमेंट से जितने भी लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं उन लोग का इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू जो है वो आप इसके लिए आपको टीम्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसी में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सामने में वो कैमरा ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको कैमरा और माइक दोनों ऑन रखना है। इंटरव्यू से 5-10 मिनट पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और हो सकता है इंटरव्यू बहुत लेट से भी हो तो आपको थोड़ा वेट करना है, मतलब क्योंकि बाकी लोग का जो इंटरव्यू हो रहा है उन लोग का अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो आपको हो सकता है वेट करना पड़े। तो इसके लिए भाग मत जाना, नहीं तो अगर भाग जाते हो तो फिर दोबारा शेड्यूल भी नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है दोबारा आपको मौका भी ना मिले इंटरव्यू देने का, तो वो फिर आपका एक तरीके से रिजेक्ट ही हो, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए मतलब अगर थोड़ा लेट मतलब थोड़ा रुकना भी पड़ता है तो रुक जाना। और अगर ज़्यादा ही देर 1-2 घंटा रुकना पड़ रहा है तो एक फिर जिस ईमेल से आपको आया था इंटरव्यू के लिए उसी ईमेल में एक ईमेल कर देना कि मतलब आज इंटरव्यू होगा या नहीं, तो कितना बजे होगा ये पूछ सकते हो। और जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन पूरा दिन आपको मतलब इंटरव्यू के लिए आपको अलग से तैयार रहना है। तो असेसमेंट जो होने वाला है इसमें जो आपका लैपटॉप या फिर जो भी आप कंप्यूटर यूज करने वाले हो जिसमें माइक और वेबकैम दोनों है, उसमें कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी दिया हुआ रहता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, तभी उसमें आप टेस्ट दे पाओगे। असेसमेंट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक एप्टीट्यूड जो हो गया जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, एक वर्बल एबिलिटी रहेगा जिसमें कि आपका इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ग्रामेटिकल और वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पैराग्राफ दिया रहेगा उससे फिर आपको सॉल्व करना रहेगा। फिर आपका जो टेक्निकल आप जितने ब्रांच पेपर जितने सारे उसमें से फिर क्वेश्चन आएगा। अब इसमें मार्क्स का कोई ये नहीं रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो ट्राई करना कि सारा जितना अटेम्प्ट हो सके उतना करना। और जो असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद बस आपको पता चलेगा कि आपका क्लियर हो चुका है, ये भी बताया नहीं जाएगा कि कितना मार्क्स आया है, और ताकि मतलब आप अपने दोस्त से कंपेयर कर सको कि उसका कितना आया है मेरा कितना है, तो कैसे वो सेलेक्ट हो गया मैं नहीं हुआ, तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि कितना किसको स्कोर आया है। बस आपको आएगा ईमेल जो वो सिलेक्शन का आएगा या फिर रिजेक्शन का आएगा। इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट हो सकता है आने में टाइम लगे, जब तक मतलब उन लोग ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस वो लोग मतलब फिगर आउट ना कर लें तब तक हो सकता है आपका इंटरव्यू का रिजल्ट भी ना दे। तो इंटरव्यू में जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उनको तो ईमेल चले जाएगा कि वो सेलेक्ट हो चुके हैं, फिर उनको जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उनके लिए फिर ईमेल जाएगा जो कि फिर से प्रोफाइल अपडेट करना रहता है और सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना रहता है। और जिन लोग का इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं किए हैं उन लोग का ईमेल जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। बहुत लोगों तो नहीं जाता ईमेल कि वो लोग डिस्क्वालीफाई कर गए हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अब जिन लोग का क्लियर नहीं हुआ है उन लोग का बहुत बाद में भी जाता है, एक तरीके से वो होल्ड में रहते हैं। तो शुरू में जो लोग सेलेक्ट हो चुके होते हैं जिनको ईमेल भेज दिया जाता है इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन का, तो बहुत लोग उसमें से ज्वाइन नहीं करते हैं। तो जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं उनका सीट तो मतलब उनका तो रिक्वायरमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जो लोग का उस टाइम पे सिलेक्शन के लिए ईमेल नहीं गया था इंटरव्यू के बाद
उन लोग को तब ईमेल भेजा जाता है। तो जो लोग का इंटरव्यू के बाद ईमेल नहीं आता है तो वो लोग मतलब उन लोग को भी ईमेल जा सकता है सिलेक्शन का, लेकिन बहुत बाद जाएगा। इंटरव्यू में भी आपका एलएनटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक वीडियो, जिसमें इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अपना शेयर किए थे, तो मैं उस वीडियो में वो सब कवर कर चुका है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो इसमें मेनली एक एचआर राउंड होता है, एक टेक्निकल राउंड होता है। एचआर राउंड में आपसे आपके बारे में पूछा जाता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब पूछ सकता है, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, आप और कुछ आपसे ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और टेक्निकल राउंड में फिर आपका जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं किए हो तो कम से कम अपना फेवरेट सब्जेक्ट्स में से 2-3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके रखना। वो मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो आपसे खुद ही पूछ लेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है या फिर आप क्या पढ़ के आए हो। तो उसमें से अगर आप कुछ पढ़ के गए होगे तो उस टाइम वो बता देना, तो उसी से वो क्वेश्चंस पूछेंगे और जो भी आप आंसर करोगे उससे फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वो बना के आगे पूछते जाएंगे। तो और कुछ टाइम तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पूछे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिर उसको छोड़ के बाकी कहीं से पूछ ले वो क्वेश्चंस, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये इसका चांसेस थोड़ा कम होता है। अब इंटरव्यू जब जिनका क्वालिफाई हो गया है उनको ईमेल आ गया है, और जिनका नहीं आया उनका तो अब अलग बात है, वो बाद में भी आ सकता है। लेकिन जिनका ईमेल आ चुका है उनको फिर प्रोफाइल अपडेट करने का ईमेल आएगा, जिसमें कि आपको दोबारा से सारा डॉक्यूमेंट और अपना डेटा फिल करना रहेगा। फाइल कंप्लीट करने के बाद फिर आपको वेट करना है, क्योंकि उसका जो ज्वाइनिंग होता है सबका बैच में होता है। तो जब तक सब लोग का इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ईमेल नहीं आता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होने वाला है वो आपका मेडिकल होने वाला है। तो ऑनबोर्डिंग का टाइम आएगा, उसी टाइम आपका मेडिकल होगा, मतलब उससे हो सकता है मतलब 1-2 मंथ पहले। मेडिकल में मैक्सिमम 99% जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ परसेंट जो है वो जिनको सीरियस कुछ प्रॉब्लम होता है वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। बहुत लोग को वेट के लिए टेंशन होता है, तो वेट के लिए तो मैं अभी तक जितना भी लोगों को देखा हूँ वेट के लिए किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जो 50 kg से अंडर भी रहते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक, और जो ओवर वेट रहते हैं उनको भी मतलब बहुत लोग को मैंने देखा है उन लोग को भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है हायरिंग, मतलब वो लोग भी ज्वाइन कर लिए इजिली। मेडिकल में मेन प्रॉब्लम जो अभी तक मुझे पता चला है कि किस लिए रिजेक्शन होता है मेडिकल में, वो होता है कलर विजन के लिए। जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिनको कलर डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होता है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत लोग को उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उसके लिए फिर मेडिकल के बाद ईमेल भी भेज दिया जाता है कि वो रिजेक्ट मतलब उन लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं कलर विजन डिफेक्ट के कारण। और जिनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है वो लोग का मैक्सिमम 99% चांस है कि वो लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही मेडिकल कंप्लीट हो जाता है फिर आपको वेट करना है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए फिर अगर पहले नहीं आया हो तो मेडिकल के बाद फिर आएगा प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, जिसमें कि आपको सारा वापस डॉक्यूमेंट और वही डेटा फिल करना रहेगा। तो बहुत लोग का उस टाइम प्रॉब्लम ये आता है कि उन लोग के पास लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं होता है, मतलब बहुत लोग का रिजल्ट आ गया होता है लेकिन मार्कशीट नहीं होता है। तो उस टाइम जो भी आपका रिजल्ट आ गया वही आपको अपलोड कर देना है। मार्कशीट आप बाद में भी उसको सबमिट कर सकते हो। और जिन लोग का रिजल्ट भी नहीं आया उन लोग को फिर वेट करना पड़ेगा जब अब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आपका ज्वाइनिंग होगा, भले लेट से होगा, सबके साथ नहीं होगा, लेकिन फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब जिनका रिजल्ट आया ही नहीं उनको तो वेट करना ही पड़ेगा। अब जिनका रिजल्ट आ चुका है लेकिन मार्कशीट नहीं आया है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वो रिजल्ट कहीं पे भी शो होता हो तो उसका फिर आपको उसका PDF क्रिएट करके, अगर कॉलेज में आता हो सबका रिजल्ट तो उसका PDF अपना जो मार्क्स है उसको हाईलाइट करके, या फिर कोई वेबसाइट में जो आपको बोर्ड का वेबसाइट है वहाँ पे भी अगर आपका लिस्ट होता है, रिजल्ट आ जाता है किसमें कितना मार्क्स आया है, तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। जो उसके बाद जो फाइनल मार्कशीट है वो बाद में आप सबमिट कर सकते हो। ऑनबोर्डिंग के टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगता है जिसके बारे में मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने सब कवर कर लिया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। जिसमें कि आपको सारा सेमेस्टर का मार्कशीट लगता है और 1-2 और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपको कॉलेज से, वो भी आपको लेना पड़ेगा। और आपको और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका जो आइडेंटिटी कार्ड रहता है और 10th का मार्कशीट ये सब आपको सबमिट करना रहता है, तो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। और बैंक अकाउंट पासबुक भी लगता है। तो अगर आपका पैन कार्ड ये सब बना हुआ नहीं है तो उस टाइम बनवा सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर आपका पहले से आधार कार्ड ये सब बना हुआ है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ये सब कनेक्टेड है, तो पैन कार्ड इजिली 15 दिन के अंदर बन जाए, मतलब बन तो जाएगा 2-4 दिन में ही, लेकिन जो फिजिकल पैन कार्ड है वो 15 दिन में आ भी जाएगा। तो अगर आपके पास फिजिकल पैन कार्ड नहीं है, उसका डिजिटल कॉपी भी है, मतलब जो आपको PDF मिलता है पैन कार्ड का, वो भी आप सबमिट कर सकते हो। तो ऑनबोर्डिंग का ईमेल जब कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के लिए आपको हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, चेन्नई हो सकता है, मुंबई हो सकता है, या फिर आपका डायरेक्ट जॉब लोकेशन भी भेजा जा सकता है, मतलब हेडक्वार्टर नहीं, डायरेक्ट जॉब लोकेशन जाना पड़े। ओरिएंटेशन के टाइम तो सब लोग बैच में ज्वाइन करते हैं जितने भी लोग हैं। उसके बाद फिर अब जो लोग जिस IC में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका आगे प्रोसेस होते जाता है। अब ये बहुत लोग को डाउट रहता है कि कौन सा IC मिलेगा कौन सा नहीं।
नहीं, या फिर मिलने के बाद क्या उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं, कौन सा आईसी मिलेगा कौन सा नहीं, ये किसी को नहीं पता। वो जो हायरिंग टीम होती है वही डिसाइड करती है। अब वो किस बेसिस पे डिसाइड करती है किसी को भी नहीं पता, या फिर रैंडमली डिसाइड करती होगी। उसके बाद फिर आईसी क्या चेंज कर सकते हैं, तो आईसी भी कोई चेंज नहीं कर सकता। एक बार जिसको जो आईसी मिल गया उसी आईसी में रहना पड़ेगा, आईसी चेंज नहीं होता है। मतलब आप खुद से अगर चेंज करना चाहो तो नहीं होगा। जो हायरिंग टीम है वो लोग अगर चेंज करना है उन लोग को तो वो लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर चेंज करना है तो आपका मतलब आप खुद से चेंज नहीं कर सकते। उन लोग का जैसा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वैसा उन लोग वैसा डीईटी सबको भेज दिया जाता है जॉब लोकेशन में। कुछ लोगों को मतलब सारे साइट्स में आप कहीं भी जाओ, मतलब एलएनटी का हर जगह आपको अकोमोडेशन मिलेगा। ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी मतलब अकोमोडेशन में ही हूँ। तो अगर आप हेड क्वार्टर में जाते हो, अगर चेन्नई में जाते हो तो वहाँ मतलब मैंने सुना है कि अकोमोडेशन नहीं मिलता है। बाकी हेड क्वार्टर्स में जाते हो जो कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, तो वहाँ पे आपको 1 साल के लिए अकोमोडेशन मिलेगा। अगर आप साइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको परमानेंटली मतलब जब तक आप साइट पे हो तब तक आपको अकोमोडेशन मिलेगा। और फूड ये सब का है तो आपको खुद मतलब अलग से पे करना पड़ेगा। साइट पे भी हो तो अलग से पे करना पड़ेगा। मतलब हेड क्वार्टर में जो लंच आपको ऑफिस में मिल जाता है, और डिनर और ब्रेकफास्ट आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। जहाँ भी आप अकोमोडेशन में रहोगे वहाँ आपको कुक दिया जाएगा। कुक को आपको जो भी मतलब जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे सब लोग मिलके आपको ग्रोसरीज प्रोवाइड करना रहेगा, या फिर उसको पैसे दे दो वो खुद ले आएगा। क्या खाना है सब आपको ग्रुप में आपको डिसाइड करना होगा। मेन्यू जो आपको खाने में पसंद होगा वो कुक को बता देना है, उसको पैसे दे देना है, वो बना देगा। कुक को अलग से पे किया जाता है एलएनटी की तरफ से, तो उसको आपको सैलरी पे नहीं करना है। बस आपको जो खाना है वही आपको पे करना है उसको, मतलब जो भी आपका खाने का कॉस्ट आएगा। और जो अकोमोडेशन में जब आप रहोगे तो आपको रेगुलरली रूम क्लीन होता रहेगा वीकली। और इसमें आपको रूम के अंदर आपको एक टीवी, एसी, फैन, अगर एसी नहीं है तो कूलर भी दे सकते हैं, फैन और ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रूम जो है आपको डबल शेयरिंग में प्रोवाइड किया जा सकता है। मतलब अगर ज़्यादा किसी किसी जगह पे एक्सेप्शनल है, अब किसी किसी जगह पे अगर रूम बड़ा है तो ट्रिपल शेयरिंग भी हो सकता है, लेकिन 99% जगह पे आपको डबल शेयरिंग में दिया जाएगा रूम। और आप बेडशीट, पिलो कवर और आपका ब्लैंकेट ये सब आपको खुद नहीं खींचना है। वो जो रूम क्लीन करने वाला है वही आपको वीकली चेंज भी कर देगा। आप अपना ब्लैंकेट भी ला सकते हो अगर आपको ये पसंद नहीं आता है यहाँ पे। तो रूम में जितने भी लोग हैं वो आपको मतलब शेयर करना पड़ेगा, जो मतलब टेबल या फिर जो भी कबर्ड मिलता है उसमें। और बेड जो है वो सिंगल, मैक्सिमम जगह पे सिंगल बेड रहता है। अब कुछ साइट में जो है वो अकोमोडेशन सामने नहीं, मतलब साइट के सामने नहीं होता है, दूर में होता है, तो आपको वहीं फिर मतलब आपको मैक्सिमम साइट्स पे, मतलब मैक्सिमम क्या हर साइट्स पे आपको व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको अकोमोडेशन से साइट तक पहुंचा देगा, फिर साइट से अकोमोडेशन तक। लेकिन अगर आप हेड क्वार्टर पे तो वहाँ पे आपको व्हीकल प्रोवाइड नहीं किया जाता, वहाँ आपको खुद ही जाना है। ओरिएंटेशन स्टार्ट होता है उसी दिन से, मेनली आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका 12 मंथ्स तक ट्रेनिंग चलेगा। उसके बाद फिर आपका कंफर्मेशन का लेटर आएगा जिसमें कि आपको पूरे साल क्या क्या किया है वो सब आपको बताना पड़ेगा। वहाँ पे जो भी साइट पे अगर जाते हो या फिर ऑफिस पे भी जाते हो, वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें किसी एक डिपार्टमेंट में आपको फिर भेजा जाएगा किसी का अंडर। फिर वो जो आपका सीनियर रहेंगे वो अलग अलग टास्क आपको देंगे, जो भी आपको आएगा, नहीं आएगा तो फिर उनसे पूछना है कैसे होगा, वो थोड़ा बता देंगे। मतलब वो स्टार्टिंग में बता देंगे कि कैसे होता है, फिर आपको खुद ही वो करना रहेगा। तो ये फिर आपका डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट अलग अलग, सबको अलग अलग टाइप का वर्क मिलता है। तो आपका 1 साल पूरा ऐसे ही जाने वाला है। फिर आपका जो 1 साल बाद कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर आप साइट पे हो तो चांसेस है कि जब तक आपका प्रोजेक्ट चलता है तब तक आप वहीं रहो। लेकिन अगर कहीं और आपका रिक्रूटमेंट पड़ता है तो सेम आईसी में मेनली अगर कहीं और रिक्रूटमेंट पड़ता है तो फिर आपका वहाँ भी ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसा मत सोचना कि ट्रेनिंग पीरियड में ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रेनिंग पीरियड में भी ट्रांसफर हो सकता है और ट्रेनिंग के बाद तो हो ही सकता है। तो जब जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट पड़ता है वहाँ पे उन लोग को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि एलएनटी में हायरिंग कैसे होता है, और मतलब हायरिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक मैंने सब इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया। आई होप मतलब आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो इस वीडियो से इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद। तो इस वीडियो को जो भी लोग एंड तक देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करके बताना है, LNT लिख देना, LN। तो इससे मतलब मुझे पर्सनली पता चलेगा कि इस वीडियो को एंड तक किसी ने देखा है। एक तरह का ये कोड वर्ड है। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट और अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर LNT में नहीं तो किसी और कंपनी में तो हो ही जाएगा।